अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ताहिरा एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने वाले हैं जो दुनिया भर में लाखों औरतों को अफेक्ट कर रहा है और अक्सर इसकी पहचान में देरी हो जाती है। ये है एंडोमेट्रियोसिस। क्या आप जानती हैं कि हर 10 औरतों में से एक को ये बीमारी हो सकती है और इसका सीधा असर फर्टिलिटी पर पड़ता है। लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि आज हम इसका इलाज करने के लिए कुछ कुदरती और साइंस बैक्ड रास्ते एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, ये क्यों होती है, इसका सबब क्या है और सबसे अहम, हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं बिल्कुल कुदरती तरीकों से। साथ ही में एंड में मैं आपको ऐसे पावरफुल टिप्स दूंगी जो आपको एंडोमेट्रियोसिस को कॉम्बैट करने में हेल्प आउट रहेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। साधारण शब्दों में, जब एंडोमेट्रियम जैसी टिश्यू जो नॉर्मली सिर्फ यूट्रस के अंदर होती है, वो यूट्रस के बाहर जैसे कि ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब या पेट के दूसरे हिस्सों पर भी बढ़ने लगती हैं, तो इसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये टिश्यू बिल्कुल यूट्रस के अंदर वाले टिश्यू की तरह बिहेव करती है। हर महीना पीरियड्स के दौरान ये भी बढ़ती है और फिर टूट कर खून निकलता है। लेकिन क्योंकि ये यूट्रस के बाहर होता है, इस खून को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसकी वजह से पेट के अंदर सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन, दर्द और स्कार टिश्यू, फाइब्रस टिश्यूज बन जाते हैं। ये इन्फ्लेमेशन और स्कार टिश्यू ओवरीज को चिपक सकता है, फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है और सीधा आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। अब सवाल ये है कि ये होता क्यों है। इसके असबाब पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जिन पर साइंस रिसर्च कर रहा है। सबसे कॉमन थ्योरी है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। पीरियड्स का खून जो नॉर्मल तरीके से बाहर निकलने की बजाय फैलोपियन ट्यूब्स के जरिए पेट में वापस चला जाता है। नेक्स्ट इज इम्यून सिस्टम इश्यूज। ये भी माना जाता है कि जिन औरतों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनका जिस्म इन भारी एंडोमेट्रियोटिक सेल्स को पहचान कर खत्म नहीं कर पाता और वो बढ़ती जाती है। थर्ड है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। आपको तो पता है कि ईस्ट्रोजन का ज्यादा होना एक बड़ा ही सबब बन सकता है फाइब्रॉइड्स का भी और एंडोमेट्रियोसिस का भी। ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल टिश्यू की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल टिश्यू बढ़ता जाता है एवरी मंथ। नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है कि जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, तो आपको भी होने का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट कम्स दी एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ टॉक्सिन्स और केमिकल्स भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स या सर्टेन प्लास्टिक्स। उनमें से और एक रीजन भी हो सकता है आपके गट इश्यूज। जो आपकी बॉडी आपको कॉन्स्टेंटली साइंस एंड सिग्नल देती है गट हेल्थ के बारे में, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और एसिड रिफ्लक्स, जो क्लोजली रिलेटेड होता है कि आपकी बॉडी चिल्ला कर कह रही है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है और यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या हैं। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स हर औरत में अलग अलग होते हैं। कुछ को शदीद दर्द होता है, जबकि कुछ को ज्यादा तकलीफ नहीं होती। शदीद पीरियड पेन जो नॉर्मल से ज्यादा होता है और पीरियड्स के बाद भी रहता है। कुछ औरतों को पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स और आफ्टर इंटरकोर्स, ये काफी औरतों में कॉमन है। पेनफुल बोवल मूवमेंट और यूरिनेशन, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स के दरमियान आपका बोवल मूवमेंट हार्ड हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज बढ़ जाते हैं और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के भी इश्यूज आ सकते हैं। उनमें से और एक मेजर साइन है एक्सेसिव ब्लीडिंग, हैवी पीरियड्स या पीरियड्स के दरमियान में स्पॉटिंग का होना। इनफर्टिलिटी जो मेजर चैलेंज होता है एंडोमेट्रियोसिस का, बच्चे पैदा करने में मुश्किल हो जाना, फटीग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स, ये भी मेजर साइंस होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के। अब बात करते हैं साइलेंट एंडोमेट्रियोसिस की। ये वो चीज़ है जहां सिम्टम्स बिल्कुल नहीं होते या फिर बहुत ही माइल्ड होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डिजीज बढ़ती जाती है। अक्सर ऐसी औरतों में तब समझी जाती है जब वो इनफर्टिलिटी से डील कर रही हो, या फिर एंडोमेट्रियोसिस का इश्यूज तब समझ में आएगा जब आप कोई ट्रीटमेंट करवा रही हैं। अगर आप कोई रूटीन स्कैन्स करवाते हैं, तभी जाके आपको पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस का इशू है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि डायग्नोसिस में देर हो जाती है और इसी वजह से हर पहलू को ठीक से समझना जरूरी है। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं ताकि इस मसले की सीरियसनेस का अंदाजा हो सके। दुनिया भर में एस्टिमेट किया गया है कि 10% औरतों को एंडोमेट्रियोसिस होता है। डेवलपिंग कंट्रीज में ये नंबर काफी ज्यादा हो सकता है। जब बात इनफर्टिलिटी की आती है, तो एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोसिस करने में ही लगभग 20 से 50% का रीजन बनती है। कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि जिन औरतों को इनफर्टिलिटी है, उनमें से 2 से 22% को एंडोमेट्रियोसिस होती है।
और जिनमें सीवियर पेन होता है उनमें ये नंबर 50% तक जा सकता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी, उनके ड्रीम्स और उनके दर्द की कहानी है। चलिए अब देखते हैं कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसमें एंड व्हाई दे मे नॉट वर्क। अक्सर मेडिसिन में एंडोमेट्रियोसिस के लिए कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि पेन किलर्स सिर्फ सिम्टम्स को टेम्पररीली सप्रेस करता है। हार्मोनल थेरेपीज जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल या गोनाडोट्रोफिन एंटागोनिस्ट आपको दिए जाते हैं। ये पीरियड्स को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि टिश्यू ना बढ़े, लेकिन ये अक्सर हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि मूड स्विंग्स, वेट गेन, और ये असली वजह को ठीक नहीं करते। बाद में जब मेडिसिन बंद होती है तो बीमारी वापस आ जाती है। अब देखते हैं कि लास्ट रिजॉर्ट इसका क्या हो सकता है, सर्जरी। एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स को रिमूव करने के लिए ये कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सर्जरी इन्वेजिव होती है और इसमें रिकवरी टाइम भी काफी लग जाता है। और अगर इम्प्लांट पूरी तरह रिमूव ना हो तो बीमारी फिर से वापस आ सकती है। इसका सीधा असर आपकी इनफर्टिलिटी को और भी बढ़ावा देता है। साथ ही में कुछ डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे आपको लैप्रोस्कोपी, बट इसका असर कुछ ही दिनों तक आपको रहेगा एंड विद इन जस्ट फ्यू मंथ्स आपको वापस से एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम वापस आ जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि ये जो ट्रीटमेंट्स है ये सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करते हैं, लेकिन ये बीमारी के रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते। और अक्सर जब तक ये ट्रीटमेंट चलते हैं बॉडी के नेचुरल बैलेंस को नुकसान पहुंचता है, जो फर्टिलिटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। हमने देखा है कि काफ़ी हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो एंडोमेट्रियोसिस से डील कर रहे हैं एंड वो बताते हैं कि कैसे उनका मेंटल हेल्थ डिटोरेट होता जा रहा था जब भी ये इस किस्म के हार्मोनल पिल्स या फिर सर्जरी से गुजर रहे होते थे। इसीलिए हमने एक होलिस्टिक अप्रोच बनाया। हमारा मकसद सिर्फ सिम्टम्स को दबाना नहीं, बल्कि बॉडी को अंदर से हील करना, इन्फ्लेमेशन को कम करना, हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर करना और सबसे अहम आपकी फर्टिलिटी को नेचुरल तरीके से बूस्ट करना। ये कैसे होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहला और अहम कदम है आपका खाना, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक सीवियर प्रॉब्लम है जहां आपको सारे इन्फ्लेमेटरी फूड्स निकालने होंगे कंप्लीटली, और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जैसे कि होल फूड्स का इस्तेमाल आपको करना होगा, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, ये सारे चीज़ों को आपको इनकॉर्पोरेट करने होंगे। और जितने इन्फ्लेमेशंस क्रिएट करते हैं फूड वो आपको निकालना होगा, क्योंकि प्रोसेस फूड, डेयरी और मीट में ऐसे चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देती हैं। होल फूड्स न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी को हील करते हैं और फाइबर डाइजेशन को बेहतर बनाता है। हमारा फोकस होता है पूरे नेचुरल फूड्स पर, सब्जियां, फल, दालें, अनाज और नट्स और सीड्स। ये आपके बॉडी को फ्यूल करता है और इन्फ्लेमेशन को लड़ने में मदद करता है। साथ ही में ऑयल का रिप्लेसमेंट आपको करना होगा, जैसे कि रिफाइंड ऑयल की बदल आपको वुड प्रेस्ड ऑयल्स का इस्तेमाल करना होगा, वो भी कम क्वांटिटी में। जैसे कि आप जानते हैं कि वुड प्रेस्ड ऑयल अनरिफाइंड होते हैं और हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करते हैं जो हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं। रिफाइंड ऑयल्स में केमिकल प्रोसेस होते हैं जो उन्हें अनहेल्दी बना देते हैं, इसीलिए आपको उसे कंप्लीटली अवॉइड करना होगा। नो प्रोसेस फूड, इसका मतलब है कि पैकेज्ड स्नैक्स, रेडी टू ईट मील्स और रिफाइंड शुगर्स और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट से काफ़ी हद तक आपको दूर रहना होगा। ये चीज़ें इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और आपके नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ नेचुरल थेरेपीज को इन्वॉल्व करते हैं। ब्रीथिंग टेक्निक्स का इंक्लूजन, गहराई से सांस लेना जैसे डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, ऑक्सीजन फ्लो को बेहतर बनाता है और बॉडी को काम करता है। स्ट्रेस एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स को बढ़ा सकता है, तो उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं कि कुछ ऐसे नेचुरल फर्टिलिटी हर्ब्स जो आपके एंडोमेट्रियोसिस इश्यूज को कॉम्बैट करने में हेल्पफुल रहेगा। कुछ ऐसे जड़ी बूटियां हैं जैसे कि शतावरी, अशोका, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगी, हार्मोन्स को बैलेंस आउट करने में मदद कर सकती है। साथ ही में आपको रेगुलर वर्कआउट सेशंस करना पड़ेगा जो फर्टिलिटी फ्रेंडली एक्सरसाइजेस हो, जिसमें से योगा, tai chi, डीप ब्रीथिंग, प्राणायाम, एवरीथिंग इंक्लूड होगा। हमें ये इंश्योर करना है कि एक्सरसाइज ज़्यादा स्ट्रेनस ना हो जो बॉडी पर लोड डाले। साथ ही में आपको कुछ माइंडफुलनेस मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो हस्बैंड एंड वाइफ का होना चाहिए, सपोर्टिव स्पाउसेस। ये सारी चीज़ें आपके जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कॉम्बैट करने में काफ़ी हद तक मदद करेंगी, आपके इमोशनल वेलबींग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तो आपका जिस्म भी हील होने में बेहतर रिस्पॉन्स देता है और जो कुछ भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो ट्रीटमेंट बॉडी ऑब्जर्व प्रॉपरली करती है।
मैं आपको एक खूबसूरत एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी जिसे 5 साल से एंडोमेट्रियोसिस थी और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। उन्हें शदीद दर्द रहता था, पीरियड्स इरेगुलर थे। उन्होंने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट भी ट्राई किया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब वो हमारे पास आई तो हमने उनका टोटल एंटायर लाइफस्टाइल चेंज किया। उनका खाना पीना, उनके जो हैबिट्स, उनका जो मेंटल हेल्थ था, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस इनकॉर्पोरेट की, हर्ब्स इंक्लूड किए एंड काफ़ी सारे चेंजेस हमने उनके लाइफ में लेकर आए। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगा उनको लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ महीनों के अंदर ही उनका दर्द कम होने लगा, पीरियड्स रेगुलर होने गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रेग्नेंट हो गई। जब हम बॉडी को सही तरीके से सपोर्ट करते हैं तो वो खुद को हील कर लेती है। अब वक्त है उन 2 पावरफुल टिप्स का जो मैं चाहती हूँ कि आपको इस वीडियो में बताऊं और साथ ही में इसके साथ एक बहुत ही खास नुस्खा जो आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी एंडोमेट्रियोसिस हील करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नंबर 1 इज अंडरस्टैंड योर बॉडीज लैंग्वेज। योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग विथ यू। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स चाहे वो हल्के हो या शदीद, वो आपके बॉडी का एक सिग्नल है कि कुछ ठीक नहीं है। इनको नज़रअंदाज मत कीजिए। इस पेन, इस डिस्कम्फर्ट को अपनी कहानी का हिस्सा समझकर उसकी जड़ तक जानने की कोशिश कीजिए। इसको लाइट मत लीजिए। हीलिंग का पहला कदम है अपने आप को सुनना। नेक्स्ट इज एम्ब्रेस द पावर ऑफ नरिशमेंट नॉट रेस्ट्रिक्शन। जब हम एंडोमेट्रियोसिस की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन असल बात रेस्ट्रिक्शन की नहीं है, नरिशमेंट की होती है। अपने प्लेट को फ्रेश वाइब्रेंट प्लांट फूड्स से इंक्लूड कीजिए जो आपको हीलिंग में हेल्प करेगा। हर बाइट को एक हीलिंग बाइट समझकर खाइए। जब आप अपने बॉडी को राइट फ्यूल देते हैं तो वो खुद को हील करना शुरू कर देता है। ये आपके लिए एक उम्मीद की किरण है। चलिए अब बात करते हैं उस बोनस टिप की। ये एक पुरानी और बहुत असरदार कुदरती थेरेपी है जिसे हम कहते हैं कैस्टर ऑयल थेरेपी। आप प्योर ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल लें, इसे थोड़ा गर्म कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ ल्यूकवार्म तक। एक कपड़ा या टवल इन तेल में डिप करें, निचोड़ें और फिर इसे अपने पेट पर जहां आपको दर्द या डिस्कम्फर्ट होता है उस एरिया पर रखें। उस पर एक और गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड से उसे वार्म कंप्रेस करें। इसे 30 to 45 मिनट्स तक लगाकर रखें। ये पेट के अंदर की सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करने में, सर्कुलेशन को बढ़ाने में और आपके दर्द को कम करने में मदद करता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते जब आप इसको सही तरीके से करेंगे। ये स्पेशली पीरियड्स के डेज में नहीं करने चाहिए, सो कम्प्लीटली अवॉइड इट ड्यूरिंग योर पीरियड डेज। आप इस थेरेपी को आपके पीरियड के 7th डे से 14th डे यानी अंटिल ओव्यूलेशन तक कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसे स्टॉप कर दीजिए। याद रखिए, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और बिलीव, ये 3 चीजें आपको इस सफर में मदद करेंगी। हमारा मकसद है आपके बॉडी को उसकी नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी तक पहुंचाना ताकि आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सके और अगर आप चाहती हैं तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कर सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद द पीपल हु आर एक्सपीरियंसिंग विद endometriosis. Thanks for watching this video. Wish you good health.